पार्लिमानी कमेटी का इजलास मुलतवी और तहरीक इंसाफ के इस इजलास को बायकॉट करने के बाद, क्योंकि जब से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है, सारे का सारा सिस्टम और तरीकाकार यकसर तब्दील होकर रह गया है। तहरीक इंसाफ मजीद बायकॉट करती है और इस पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ही नहीं बैठती तो फिर ऊंट किस करवट बैठ सकता है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन गए तो उनके सिस्टम को खतरात लाहक हो सकते हैं, और चीफ जस्टिस तो होगा ही वो जो हुकूमत चाहेगी। सीनियर जज सूटेबल नहीं लगेगा, वो चीफ जस्टिस हो ही नहीं सकता। अब अगर दूसरे नामों पर गौर करते हैं, उस पर क्या तहरीक इंसाफ राजी होगी? मौलाना फजलुर रहमान को दर्जनों मुलाकातों में किस तरह से मनाया गया। हुकूमत सिर्फ ये चाहती थी कि चीफ जस्टिस वो ना कहीं आ जाए जिनसे हमें खतरा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान भी। नाज़रीन, पार्लिमानी कमेटी का इजलास मुलतवी और तहरीक इंसाफ के इस इजलास को बायकॉट करने के बाद चीफ जस्टिस के तकर्रुर पर मजीद सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जब से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है, सारे का सारा सिस्टम और तरीकाकार यकसर तब्दील होकर रह गया है। अब तो वजीर आजम बाइख्तियार हैं और वजीर आजम ही फैसला करेंगे पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद कि चीफ जस्टिस किसे बनना है, और वजीर आजम के बाद फिर एक दस्तखत होंगे सदर मुमलिकत के, और फिर चीफ जस्टिस का ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले तरीकाकार बहुत मुख्तलिफ था, आप जानते हैं, लेकिन अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ मजीद बायकॉट करती है और इस पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ही नहीं बैठती तो फिर ऊंट किस करवट बैठ सकता है। हम जरा इस वीलॉग में इस पर जायजा लेने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि अगर ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर ना होती तो फिर तो सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से जो सीनियर तरीन जज हैं उन्होंने ही चीफ जस्टिस बनना था, और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होते 26 अक्टूबर को। लेकिन चूंकि हुकूमत ये चाहती थी कि ऐसा ना हो, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन गए तो उनके सिस्टम को खतरात लाहक हो सकते हैं। जो सेटअप है हो सकता है कि उसको तब्दील होना पड़े, क्योंकि फिर तो फरवरी में 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर जो सवालात हैं, हुकूमत को यह डर था कि जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर चीफ जस्टिस उस पर कोई एक्शन लेंगे, या इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा है, फॉर्म 47 फॉर्म 45 किस तरह से जारी हुए, उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह कोई एक्शन लेंगे, सो मोटो नोटिस का इख्तियार उनके पास होगा। लेकिन अब तो आईनी तरमीम में सुओ मोटो नोटिस लेने का इख्तियार ही उड़ा दिया गया, और चीफ जस्टिस सुओ मोटो नोटिस किसी भी मामले पर ले ही नहीं सकता, और चीफ जस्टिस तो होगा ही वो जो हुकूमत चाहेगी, और हुकूमत को जो शख्स सूटेबल नहीं लगेगा, जो सीनियर जज सूटेबल नहीं लगेगा, वो चीफ जस्टिस हो ही नहीं सकता। तो अब तो वजारत कानून की जानिब से जो 3 नामों पर मुश्तमिल लिस्ट पार्लिमानी कमेटी को भिजवाई गई थी, उसमें तो जस्टिस आप जानते हैं कि मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह तो हुकूमत के पसंदीदा है ही नहीं, और ना ही जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम को हुकूमत जो है वो सपोर्ट करना चाहती है। और जस्टिस याहिया अफरीदी को लेकर ये चहमगोइयां हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम जो है वो हुकूमत के लिए मोस्ट फेवरेट है। लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी की रिटायरमेंट में अभी 8 साल बाकी हैं, और अगर वो 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर देते हैं तो उनकी सर्विस के 5 साल जाया होते हैं, जो बुनियादी तौर पर या जाहिरी तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, और वो इसकी नफी करेंगे, इसको मानने से इनकार करेंगे, और फिर हुकूमत को या ये पार्लिमानी कमेटी है इसको दूसरे नामों पर गौर करना पड़ेगा। अब अगर दूसरे नामों पर गौर करते हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर बचते हैं, या फिर उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट में अगर नीचे आते हैं तो दूसरे नाम शामिल होते हैं, तो उस पर क्या तहरीक इंसाफ राजी होगी? और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान पार्लियामेंट में मौजूद हैं या इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा थे, उन्होंने बायकॉट किया है, अगर ये मानते नहीं हैं और नफी करते हैं तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचता है? देखें, इस वक्त इस आईनी तरमीम के मामले को लेकर या इससे पहले इलेक्शंस के मामले को लेकर क्रेडिबिलिटी, शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी या इन चीजों को तो मलहूज खातिर रखा ही नहीं गया। आईनी तरमीम जो थी उस पर भी आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, लोग क्या कहेंगे, तारीख में इसको किस तरह से याद रखा जाएगा, इस पर तो गौर ही नहीं किया गया। मौलाना फजलुर रहमान को दर्जनों मुलाकातों में किस तरह से मनाया गया, या
वजीर आजम खुद उनकी रिहाइशगाह पर जाते रहे, या रिटायरमेंट और नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर से पहले पहले आईनी तरमीम किस तरह से मंजूर करवाई गई। जाहिर है कि अपेरेंटली भी तमाम तर चीजें सबको नजर आ रही है कि हुकूमत सिर्फ ये चाहती थी कि चीफ जस्टिस वो ना कहीं आ जाए जिनसे हमें खतरा, जिससे हमारे सेटअप को, हमारे सिस्टम को खतरा हो। चीफ जस्टिस वो आए जिनका इंतखाब हम करें, और वो आकर पुरानी बात कोई ना छेड़े, माजी के इलेक्शन पर वो कोई बात ना करें, और गुज़श्ता इलेक्शन पर जो है वो किसी किस्म के वो सवाल ना उठाएं, और हमारे सिस्टम के साथ वो उस तरह से ही चलते रहे जैसे हम चाहते हैं। तो ये इस वक्त बात वाज़ेह है कि पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स नहीं भी बैठते, तब भी ये फैसला जो है वो किया जाएगा, और हुकूमत जो है ये फैसला हर सूरत करेगी। अब ये जो तकर्रुर के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई है, इसमें नून लीग की जानिब से वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, जबकि पीपी की तरफ से जो हैं राजा परवेज अशरफ, सेनेटर अली जफर और नवीद कबर शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा और इसी तरह से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी इस कमेटी का हिस्सा है। और ना करने का जो फैसला इस वक्त तहरीक इंसाफ ने किया है, ये वक्ती तौर पर तो प्रेशर बिल्ड कर सकता है, या वक्ती तौर पर तो परेशानी का बायस बन सकता है, लेकिन हुकूमत के पास इस पार्लिमानी कमेटी में भी 2/3 अक्सरियत हासिल है, और जो 12 अरकान पर मुश्तमिल ये कमेटी है, अगर हुकूमत की तरफ से मनाने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नहीं मानते जो इस कमेटी में मौजूद है, तो हुकूमत मंजूर करवा सकती है नाम को, और वही नाम फिर वजीर आजम और सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूर होने के बाद ऑफिशियली फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर होगा। तो ये पाकिस्तान की तारीख में एक नया मोड़ है, नया ट्विस्ट है, इसको सब देख रहे हैं, इस पर हैरत का इजहार भी कर रहे हैं, और जगह जगह इस पर बात भी हो रही है कि पाकिस्तान में आखिर ये क्या हुआ है। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में ताकत जिसके पास हो, फिर वो आइन और कानून को तो मलहूज़े खातिर कम रखता है, अलबत्ता अपने ज़ाती मफादात को कुछ ज़्यादा यहाँ पर देखा जाता है। किसी ने बड़ी ज़बरदस्त एक बात कही सोशल मीडिया पर भी, कि जिन जिन पर इल्ज़ामात थे और जिन जिन पर गैर कानूनी कामों के इल्ज़ाम, उसने तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन इसको मैं यूं समराइज कर सकता हूं कि जिस जिस पर इल्ज़ामात थे गैर कानूनी कामों के, वही अब इलाके का SHO तैनात करने के अहल हैं, और वही फिर इलाके का SHO जो है वो तैनात करेंगे। आप अपनी कीमती राय जरूर आगाह करें। रुखसार मीर को दें। कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।